हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 9 का चैप्टर 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। इसका सारांश को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं, आप चैप्टर 5 और 7 का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ था और 1995 में उनका निधन हुआ। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग का मतलब होता है किसी को लेकर, किसी का तुलना देकर, किसी के उदाहरण के साथ या जलाना या बजाना, उसे व्यंग कर। परसाई जी की कृतियां में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन में फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, तब की बात, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताजीब, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका पर निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करते हैं। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड के पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानव का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद्र के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसारितावादी पर व्यंग किया है। यानी आज क्या दिखावेवादी, मतलब आज इंसान के पास अगर 5 रुपया होता है तो वो दिखाता है मेरे पास 50 रुपया। इसी चीज को इस चैप्टर में परसाई जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी जाकर यह चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद का एक मित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछ चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरीबद्ध बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने के बाद सिरे पर लोहे की परती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही है, फोटो में खींच जाता है। चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतनी भी नहीं जानते हो कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे हो कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यहाँ पे देखिए, साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि लेखक के सामने जो प्रेमचंद्र का एक फोटो है जिसमें वे अपने पत्नी के साथ है। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं,
कनपट्टी चिपकी है, गालों की जो हड्डियां उभर गई है तथा चेहरे पर जो घनी मूछें है, पाँव में कैनवस के भीतर भीत बंद वाले जूते उनके बंद के लोहे की पटरी पर गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की उंगलियां दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरी विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, उसमें उपहास एवं व्यंग छिपा है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेने या खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेंड जी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे कि मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बंदे। फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र छुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नेचवर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्र से पहले कभी नहीं चुभी थी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथा का उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यह ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगा। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढक गई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। साहित्य के इस पुरखे को, मतलब बहुत ही पुराने जमाने के इस साहित्यकार को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बेपरवाही का विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान को देखकर लेखक सोचते हैं कि यह मुस्कान नहीं है, उसमें उपहास या व्यंग छिपा है। ऐसा लगता है कि फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल ना सके होंगे और अच्छा कहकर फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश के भीतर तक महसूस करके रोने लगते हैं की स्थिति में आ जाते हैं और सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक कि दूसरे की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। यस, बीवी मतलब पत्नी। लोग इत्र लगाकर यानी सेंट लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी भी फोटो अच्छी होती है और प्रेमचंद्र की तस्वीर को तो महत्व नहीं देते। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती और उनमें फोटो खिंचाया तब भी सस्ती रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले फोटो में ऐसे जूते पहने हुए हैं। फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी अव्यंग मुस्कान मेरे हौसले पर पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का
मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर कहीं नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौट रहे हैं? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र के जो फटे जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए, उसका भी जूता कोई अच्छा नहीं है। मतलब मेरा क्या जूता उनसे अच्छा नहीं है? दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है, इससे अंगूठा घिस कर लहूलुहान हो गया। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा और उंगली नहीं दिखेगी। लेखक फोटो की इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पाँव तो सुरक्षित है, पर मेरी उंगली पर तुम्हारी उंगली दिख रही है। मेरी उंगली ढकी हुई है, पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारे तरफ फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद्र को मुस्कान के बारे में अनुमान लगाते और पूछते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया है, और क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू की खेत चर गई है, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, अथवा माधव औरत के कफन के चंदे की शराब कोई पी गया। यह वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद्र का जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटे थे? तगादे का मतलब होता है जो बनिया लोग होते हैं उनसे सामान लेने पर उनका पैसा बाकी रहता है, उसको वे पैसा मांगने जाते हैं, उसी को तगादे कहते हैं। या फिर किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया हो। तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, वही निमधरन की कमजोरी भी जो हीरे की ले डूबी थी। ऐसा बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देने दुख उपजे तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारते रहे होंगे। यह चीज पर परत सदियों से जम गई होगी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बजाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो कर हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी के लिए डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगलियां मुझे संकेत कराती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए है और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया और उंगली बाहर निकाल ली, पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकाना की चिंता मैं तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, और तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फट गया। तुम रास्ते के टीले या उससे कठोर चीज से तो बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता तुम न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, वही नेमधरन की कमजोरी भी होरी की जो ले डूबी थी। लेखक ऐसा अनुमान लगाता है कि तुम्हारी उंगलियां इशारा कर रही है कि तुम जिसे घृणित समझते हो या उसकी तरफ हाथ में नहीं पैर से इशारा करते हो, मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम अंगुली छिपाकर तलुए घिसाए चलने वाले पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो, पर पाँव तो बच रहा है। जिसका तलुआ घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान को
समझ गया हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को यह चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह चैप्टर समझ में आती है और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सबको भी शेयर कर दीजिए। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।